हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बंसल एकेडमी। सो हम अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर रहे थे पोलर मॉलिक्यूल्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके बारे में। तो पोलर मॉलिक्यूल्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं आपको बताया गया था कि वो होते हैं सरफेस रिसेप्टर्स। तो जिसमें सबसे पहले रिसेप्टर्स थे GPCR, दैट इज़ योर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। उन्हें हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया है अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर, राइट। नाउ अब हम दूसरी कैटेगरी होती है एक रिसेप्टर्स की जो कि सेल सरफेस रिसेप्टर्स की होती है, विच आर नोन एज RPK। फुल फॉर्म है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। ठीक है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो है ये क्या होते हैं, आपके रिसेप्टर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं सेल के सरफेस के ऊपर। अब देखिए ये जो सेल सरफेस रिसेप्टर्स जो टायरोसिन काइनेज जो एक टाइप है, इनके अंदर इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है। सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखोगे आप लोग कि दे हैव इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज, दे हैव इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। इसका क्या मतलब है कि कोई रिसेप्टर होगा, उसके खुद के अंदर ही, मतलब उस रिसेप्टर का कुछ पोर्शन अपने आप ही जो है वो एज एन एंजाइम की तरह फंक्शन करेगा, राइट। फिर लिख लीजिए आप, ये जो एक्टिविटी है एंजाइमेटिक, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, साइटोसोलिक डोमेन के अंदर, राइट। आप लिख लीजिए ये जो इंट्रिंसिक काइनेज एक्टिविटी है ना, ये है आपकी एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी। दिस इज एन एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, ये एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है और ये जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मिक डोमेन, राइट। इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मिक, इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मिक डोमेन की मतलब ये जो है कहाँ प्रेजेंट होती है, आपकी साइटोप्लाज्मिक। प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मिक डोमेन मतलब क्या, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है ना उसकी बात हो रही है कि द एंजाइमेटिक एक्टिविटी इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मिक डोमेन। अभी जब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर्स बना बना करके दिखाऊंगी ना, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के जब हम स्ट्रक्चर्स करेंगे तब फिर आपको क्लियरली समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि हम अभी लैंग्वेज के अंदर लिख रहे हैं, राइट। तो क्या बताया आपको कि इनके अंदर एक तो इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है, राइट। दूसरा ये जो इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है या फिर आप इसी को बोलोगे एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, ये आपकी रिसेप्टर के साइटोप्लाज्मिक डोमेन की तरफ जो है ये प्रेजेंट होती है। अब अगर हम बात करते हैं कि जो रिसेप्टर है आपका वो दिखाई किस तरीके का देता है, ठीक है, तो जैसे देखिए दिस इज द रिसेप्टर, राइट। ये है आपका रिसेप्टर, सॉरी दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपकी अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसके ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होगा इस तरीके से, और उसके अंदर जो है ये इस तरीके से प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये होगा इसका एन टर्मिनस डोमेन, यहाँ पर आकर के लिगैंड बाइंडिंग करता है, ठीक है, यहाँ पर बाइंड करता है लाइगैंड, या फिर आप इसको बोल सकते हो लिगैंड। दिस इज द लिगैंड बाइंडिंग डोमेन। उसके बाद फिर ये जो है दिस इज द ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, दिस इज द ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। उसके बाद फिर ये आ जाती है, दिस इज द, ये है आपकी वो वाली साइट, आपके रिसेप्टर का वो वाला पोर्शन जो कि एज एन एंजाइम फंक्शन कर रहा है, राइट। तो इसका बोलोगे टायरोसिन काइनेज डोमेन। दिस इज द टायरोसिन काइनेज। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द टायरोसिन काइनेज डोमेन। तो ये क्या है आपका टायरोसिन काइनेज
डोमेन है, ठीक है, ये टायरोसिन काइनेज डोमेन है। अब ये वाली जो साइड है आपकी, दिस साइड, दिस इज द cytoplasmic site, this is the cytoplasmic site and this is the extracellular site, extracellular site, ये आपकी extracellular site है, राइट। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है आपके जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज होते हैं उनका। किसका स्ट्रक्चर है ये? रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देता है, ठीक है जी। क्लियर हो रहा है चीजें? और जो आपके साइटोप्लाज्म के अंदर है वो है आपका सी टर्मिनस डोमेन। ये है आपकी इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है इसके अंदर। और ये क्या है आपकी? दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये स्ट्रक्चर होता है आपका आरटीके का। तो मैंने क्या लिखवाया था कि इट हैव एन इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी, ठीक है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट होती है इन द साइटोसोलिक डोमेन। तो ये देखिए, दिस इज द साइटोसोलिक डोमेन, ये पूरा का पूरा। और इसी तरफ टायरोसिन काइनेज डोमेन भी प्रेजेंट है, या आप बोल सकते हो कि इसी तरफ इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी भी जो है वो प्रेजेंट है। तो यू कैन राइट इट एज इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। तो ये आपका एक जनरल आपका एक स्ट्रक्चर आ जाता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि दिस इज आरटीके स्ट्रक्चर। इसको हम थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, ये जो लिखा है यहाँ पर, और यहाँ लिख सकते हैं कि दिस इज द आरटीके स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज द आरटीके स्ट्रक्चर, राइट। ये क्लियर होगा आप लोगों को? तो फिर आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। आगे अब हम करेंगे कि ये जो रिसेप्टर होता है ना आरटीके, इसके बारे में, इसके कुछ जनरल फीचर्स को हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो लिख लीजिए आप कि ये जो रिसेप्टर होता है, इट इज मोस्टली जो रिसेप्टर स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? मोस्टली रिसेप्टर स्ट्रक्चर मोस्टली मतलब कि ये जो रिसेप्टर मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है, इसी के बारे में बात हुई है कि ये किस तरीके का होता है। तो हम यही बोल रहे हैं कि मोस्टली ये जो आरटीके का स्ट्रक्चर होता है ये कैसा दिखाई देता है हमें? मोनोमेरिक फॉर्म में होता है, या तो ये, ठीक है, इधर इट इज मोनोमेरिक या फिर इट इज डाइमेरिक, ठीक है। या तो मोनोमर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है या तो डाइमर की फॉर्म में जो है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर कि किस तरीके की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर की। वैसे इसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हमने फर्स्ट स्लाइड के अंदर भी देख लिया है, बट ये एक जनरल सा स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। इसका थोड़ा सा और डिटेल है जो हम देखेंगे अभी आपके इस लेक्चर, इस स्लाइड के अंदर। तो देखिए, एक तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। उसके बाद अब आप देखिए इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए कि एक होती है इसकी लिगैंड बाइंडिंग डोमेन, ठीक है, यहाँ पे होती है इसकी लिगैंड बाइंडिंग डोमेन। उसके बाद फिर ये आता है इसकी ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, इस तरीके से। ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन के बाद फिर जब अंदर आता है तो यहाँ पे कोई
आपका बाइंड होता है, मतलब बाइंड नहीं होता, इसका कुछ पोर्शन जो है वो एज एन एंजाइम फंक्शन कर रहा होता है, ठीक है। और फिर अंदर आ जाता है इसका सी टर्मिनस डोमेन। तो बाहर वाली जो तरफ है ये क्या है, दिस इज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड, ये क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड, ठीक है जी। उसके बाद अंदर की तरफ क्या है आपकी, ये तो आपको पता ही है, ये साइटोसोलिक साइड है, साइटोसोलिक साइड, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड हो गया, देन आपका साइटोसोलिक साइड हो गया। उसके बाद जो आपकी एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड में ही आपका क्या प्रेजेंट होता है, लिगैंड बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है, ठीक है जी। यहाँ पर प्रेजेंट होती है आपकी लिगैंड बाइंडिंग साइट, यहाँ क्या प्रेजेंट होती है, लिगैंड बाइंडिंग साइट, लिगेंड बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। और ये टर्मिनस कौन सा है, ये है आपका एन टर्मिनस, ठीक है। मतलब कि कोई भी सिग्नल आएगा या आप बोल सकते हो लिगेंड आएगा, वो इसी साइट पे आकर के बाइंड होगा। उसके बाद जो कुछ पोर्शन इन्होंने यहाँ पर दिखाया है आफ्टर द लिगेंड बाइंडिंग साइट, वो होता है आपका सिस्टीन रिच डोमेन, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है इतना, दिस इज सिस्टीन रिच डोमेन। ये कैसा है, दिस इज सिस्टीन रिच डोमेन, ये सिस्टीन रिच डोमेन है। उसके बाद फिर आ जाता है आपका जो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है, वो कैसा होता है, अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में, ये जो आपका ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है, राइट, द ट्रांसमेम्ब्रेन जो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है, ये कैसा होता है, अल्फा हेलिक्स टाइप का होता है, ठीक है। अल्फा हेलिक्स क्या है, इट इज अ प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, राइट, दिस इज द प्रोटीन का, आप यहाँ बोल सकते हो दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये जब आप अमाइनो एसिड्स करोगे, प्रोटीन्स वाला टॉपिक करोगे, उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से जो है ये ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन हमको देखने मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो फिर अंदर हमने देखा है, दिस इज द टायरोसिन काइनेज डोमेन, दिस इज द टायरोसिन काइनेज डोमेन। ये क्या है आपका, मतलब कि रिसेप्टर का ये वाला पोर्शन जो है वो एंजाइम की तरह फंक्शन कर रहा है, ठीक है। और ये कैसा है इस टाइम पे, दिस रिसेप्टर इज इन इट्स मोनोमेरिक फॉर्म, इट इज इन इट्स मोनोमेरिक फॉर्म, ठीक है। तो ये है आपके कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि आपको रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए, राइट। क्योंकि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के बेसिक्स के ऊपर बहुत बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब हम चल लेते हैं कि अगर ये आपका रिसेप्टर है तो नेचुरली इसके कुछ सिग्नल्स भी होंगे जो कि इसे बाइंड करते होंगे इस रिसेप्टर्स के साथ में, इसकी लिगेंड बाइंडिंग डोमेन पे कुछ ऐसे वो भी तो होंगे ना, सिग्नल्स भी तो होंगे जो कि इसे बाइंड करते होंगे। तो वो कौन से सिग्नल्स हैं वो भी अभी हम यहाँ पर देखेंगे, राइट। इसके साथ आरटीके को एक्टिवेट करने वाले सिग्नल्स को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं साइज में, और फिर देख लेते हैं कि what are the signals which activate this RTK, right। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ को शिफ्ट कर देते हैं और हम यहाँ पर लिखेंगे signals which activate the RTK receptors। signals activating RTK receptors, सिग्नल्स, या फिर आप यहाँ पर बोल सकते हो लिगैंड। तो कौन कौन से हैं, तो देखिए जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स हैं ना
सॉरी जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं आपके एज अ सिग्नल फॉर योर आरटीके। तो सबसे पहले तो एग्जांपल आप लिख लीजिए, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, देन प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, देन नर्व ग्रोथ फैक्टर, देन फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, एंड लास्ट में आ जाता है एक इंसुलिन, और एक आ जाता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ठीक है जी, इसके अंदर आ जाता है। अब ईजीएफ को हम क्या बोलेंगे, दिस इज द एपिडर्मल, दिस इज व्हाट, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, ये आपका एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है। देन दिस इज द प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ये आपका प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है। देन आपका नर्व ग्रोथ फैक्टर, नर्व ग्रोथ फैक्टर के बाद फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, और उसके बाद है इंसुलिन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, तो ये सारे के सारे सिग्नल्स हैं जो कि एक्ट करते हैं एज यू कैन से सिग्नल्स और एज लिगेंड्स फॉर एक्टिवेटिंग द रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। ठीक है, तो ये आपने लर्न करने हैं। तो मैंने अभी के लिए आपको क्या बताया था स्लाइड के अंदर कि मोस्टली ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये अपनी मोनोमेरिक फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे। जो आपके रिसेप्टर्स होंगे इसके आरटीके के, या तो मोनोमेरिक फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे या तो डायमेरिक फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे। तो इसका मतलब अब आप यहाँ पे समझो कैसे, क्या मतलब था उस चीज़ का, कि अगर देखिए अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और अगर ये यहाँ पे इस तरीके से कोई रिसेप्टर प्रेजेंट है, एंड इफ दिस इज अ रिसेप्टर ऑफ आरटीके, ठीक है, ये ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन आ गई, ये आ गया इसका ये, और इस तरीके से दिस इज द एंड टर्मिनस और सी टर्मिनस, ये इसकी लिगैंड बाइंडिंग डोमेन है, ये इसकी अल्फा हेलिक्स वाला पोर्शन है। देन यहाँ पे जो है इसका सिस्टीन रिच डोमेन प्रेजेंट है। ठीक है, दिस इज द सिस्टीन रिच डोमेन प्रेजेंट है। ये क्या है इसका, दिस इज द टायरोसिन काइनेज, टायरोसिन काइनेज, इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है। तो ये इस टाइम पे किस फॉर्म में प्रेजेंट है, मोनोमेरिक। तो और हमने क्या बोला है कि रिसेप्टर मोनोमेरिक या डायमेरिक दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं आरटीकेज, मतलब कि कुछ आरटीके रिसेप्टर्स ऐसे सिग्नल्स को रिसीव करते हैं जिनके आरटीकेज डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि कैसे एग्जिस्ट करेंगे वो, इस तरीके से, ऐसे ऐसे और ऐसे। यहाँ पे होगा इसका इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज, उसके बाद दूसरा रिसेप्टर होगा इस तरीके से डाइमराइज फॉर्म में जो है ये एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कैसा है स्ट्रक्चर यहाँ पे, दिस इज डाइमेराइज्ड, मेराइज, दिस इज डायमेरिक बोल सकते हो आप। ठीक है, ये डायमेरिक स्टेट है आपके रिसेप्टर की। तो अब ये जो डायमेरिक स्टेट है, अब कुछ रिसेप्टर जो हमने अपनी मोनोमेरिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो आपके जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, पीडीजीएफ है, देन नर्व ग्रोथ फैक्टर है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स है, इन सिग्नल्स के, यानी कि जितने भी ये आपके ग्रोथ फैक्टर्स के सिग्नल है ना, ये सारे के सारे कैसे रहते हैं आपके, मोनोमर। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, दीज आर मोनोमेरिक। यानी कि जब ऐसे आरटीकेज जिनके सिग्नल्स ईजीएफ, पीडीजीएफ, एनजीएफ, एफजीएफ होंगे, वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे, इस फॉर्म में, अपनी मोनोमेरिक फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करेंगे, राइट। और जो रिसेप्टर्स, और इंसुलिन जैसे हो गया, जैसे इंसुलिन है, ठीक है, तो इंसुलिन का रिसेप्टर कैसा होगा, डाइमेरिक। इंसुलिन का रिसेप्टर कैसा होगा, डाइमेरिक, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। डाइमेरिक मतलब कि दो रिसेप्टर्स एक साथ मिल करके रह रहे होंगे। जैसे डाइमेरिक रिसेप्टर किसका एग्जांपल है, इंसुलिन का। ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और बाकी जितने भी आपके जीएफ लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ग्रोथ फैक्टर्स, उनके सभी के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी, अब अगर आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं,
तो अब हम देख लेते हैं एक और प्रोसेस, जैसे कि हमने जब हम डिस्कस कर रहे थे अपने जीपीसीआर रिसेप्टर को, तो हमने जीपीसीआर के अंदर क्या देखा था कि किस तरीके से जी प्रोटीन जो है वो उसकी रेगुलेशन होती है। उसी तरीके से अब हमें देखना है कि ये जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, ये रिसेप्टर की एक्टिवेशन का प्रोसेस जो है ये किस तरीके से होता है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए रिसेप्टर एक्टिवेशन प्रोसेस, हेडिंग डाल लीजिए रिसेप्टर एक्टिवेशन प्रोसेस। रिसेप्टर के एक्टिवेट होने के प्रोसेस को अभी हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द रिसेप्टर एक्टिवेशन प्रोसेस, दिस इज द रिसेप्टर एक्टिवेशन प्रोसेस। अब रिसेप्टर एक्टिवेशन प्रोसेस क्या है, तो देखिए किस तरीके से आपका रिसेप्टर जो है ये एक्टिवेट होता है। ये आपका प्रेजेंट होगा इस तरीके से, कोई भी रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। तो देखिए मैंने ये इस तरीके से बना दिया, ये ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन आ गया और ये इस तरीके से टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी आ गई और ये सी टर्मिनस एंड टर्मिनस। अभी जब तक इसके अंदर सिग्नल प्रेजेंट बहुत खांसी आ रही है, सॉरी बच्चों। देखिए जब तक इसके अंदर सिग्नल प्रेजेंट नहीं है, अभी तक इसके अंदर कोई भी ग्रोथ फैक्टर नहीं आया, तो सिग्नल इस टाइम पे कैसा है, इनएक्टिव है। यहाँ पे नो सिग्नल, तो इस टाइम पे आपका जो रिसेप्टर है वो कैसा है, इनएक्टिव है और अपनी मोनोमेरिक फॉर्म में है, मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सिर्फ एक ही रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे ही कुछ दूरी पे एक और रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो कि इस तरीके से प्रेजेंट होगा ऐसे, और ये इसकी काइनेज एक्टिविटी और ये दिस इज एन टर्मिनस एंड दिस इज द सी टर्मिनस। तो इस तरीके से जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, अभी तक कोई सिग्नल यहाँ पर नहीं आया है। अब क्या होगा, एक प्रोसेस ऐसी होगी कि जैसे देखिए ये मान लीजिए यहाँ पर अभी सिग्नल आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पे सिग्नल आ चुका है और सिग्नल की फॉर्म में क्या आया है आपका, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर हम एज्यूम कर लेते हैं, EGF मान लीजिए जो है आपका सिग्नल की फॉर्म में आ गया। तो होगा क्या, होता क्या है कि जैसे ही सिग्नल आता है वैसे ही ये जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये जो दो रिसेप्टर मैंने बनाए हैं ये हो जाते हैं डाइमेराइज, ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे। उसी तरीके से दूसरा रिसेप्टर है वो भी इस तरीके से बाइंड होकर के बिल्कुल अपने पास पास आ जाते हैं इस तरीके से, और ये हो चुके हैं डाइमेराइज। क्यों हुआ डाइमेराइज, क्योंकि यहाँ पर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जो है वो इनको आकर के यहाँ पे बाइंड हो गया है। तो रिसेप्टर्स की क्या हो गई है, डाइमेराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो सिग्नल इस टाइम पे प्रेजेंट है, ठीक है, सिग्नल जो है इस टाइम पे वो क्या है, प्रेजेंट, ठीक है, सिग्नल इस टाइम पे आपका प्रेजेंट है और रिसेप्टर जो है इस टाइम पे वो क्या हो चुका है, डाइमेराइज हो चुका है। तो आप यहाँ लिख सकते हो रिसेप्टर डाइमेराइजेशन, रिसेप्टर की क्या हो चुकी है आपके, डाइमेराइजेशन, ठीक है जी। अब रिसेप्टर डाइमेराइज हो चुका है, तो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा नेक्स्ट प्रोसेस जो आपका होता है, ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस जो आपका रहता है इसके अंदर, अब जैसे देखिए इसको थोड़ा सा हम ऐसा करते हैं, छोटा कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से इस पूरे के पूरे रिसेप्टर के एक्टिवेशन के जो प्रोसेस है उसको एक ही जगह पे अच्छे तरीके से जो है वो ड्रॉ करके देख पाए, ठीक है जी। इतना आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो रहा है, आई होप, है ना, क्लियरली विजिबल हो रहा होगा आप लोगों को। अब जब इस तरीके से होता है, जब रिसेप्टर एक दूसरे के साथ में डाइमेराइज हो चुका है, तो ये जो यहाँ पे टायरोसिन काइनेज प्रेजेंट है ना, ये कर देता है ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन। मतलब क्या कि ये वाला जो रिसेप्टर है ना, मान लीजिए दिस इज 1, दिस इज 2, तो वन रिसेप्टर सेकंड वाले के साथ फॉस्फेट अटैच करता है और जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले के साथ में फॉस्फेट को अटैच करता है, ठीक है जी। और जब एक बार एंजाइम वाला पोर्शन जो है रिसेप्टर का वो एक्टिवेट हो गया है, तो जो नॉन कैटालिटिक साइट है फिर उसकी भी फॉस्फोराइलेशन करवाई जाती है, ठीक है।
तो इसी प्रोसेस को फिर बोला गया है ऑटोक्रॉस फॉस्फोराइलेशन। दिस प्रोसेस ऑफ phosphorylation by enzyme number 1 of the second and the phosphorylation of first by second and the phosphorylation of second by first is known as autocross phosphorylation। ठीक है जी, इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे हम लोग? ऑटोक्रॉस फॉस्फोराइलेशन, राइट। ये इस तरीके से, और ये हमने यहाँ बना दिया, दिस इज ऑटोक्रॉस फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? ऑटोक्रॉस फॉस्फोराइलेशन हो चुकी है आपके एंजाइम की। और जैसे ही ये प्रोसेस हुआ है, जैसे ही ये ऑटोक्रॉस फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस जो है वो हुआ है, तो ये जो देखिए मैंने क्या बोला आपको कि हाफ पोर्शन जो है इसका वो एंजाइमेटिक है और हाफ पोर्शन जो है वो रिसेप्टरी है। तो यानी कि हम ये चीज बोल सकते हैं कि ऑटोक्रॉस फॉस्फोराइलेशन जो है वो दो डोमेन्स की हुई है। एक है आपका कैटालिटिक डोमेन, ऑटोक्रॉस फॉस्फोराइलेशन ऑफ टू डोमेन्स, ठीक है। एक डोमेन है आपका कैटालिटिक डोमेन, कैटालाइटिक डोमेन, और दूसरा डोमेन कौन सा है आपका? नॉन कैटालाइटिक डोमेन, ठीक है। सो वन इज द कैटालिटिक डोमेन एंड सेकेंड इज द नॉन कैटालिटिक डोमेन। तो इस तरीके से जो है वो दो डोमेन्स प्रेजेंट हैं आपके रिसेप्टर के अंदर, ठीक है जी, जिनकी ऑटोक्रॉस फॉस्फोराइलेशन हो रही है। तो अब ये जो कैटालिटिक डोमेन है, जब इसकी देखो कैटालिटिक डोमेन किस डोमेन को बोला जा रहा है? रिसेप्टर का वो वाला पोर्शन, रिसेप्टर के साइटोसोलिक साइड का वो वाला पोर्शन जो कि एज एन एंजाइम फंक्शन कर रहा है, उसे बोला जा रहा है कैटालिटिक डोमेन। तो देखिए कैटालिटिक डोमेन के फॉस्फोराइलेट होने से क्या क्या फायदा मिल रहा है? कैटालिटिक रिसेप्टर के कैटालिटिक डोमेन के फॉस्फोराइलेशन होने से जो है क्या फायदा मिल रहा है एंजाइम को? इंक्रीज हो रही है एंजाइमेटिक एक्टिविटी। इट इज लीडिंग टू इंक्रीज इन एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है जी। एंजाइम और एफिशिएंसी के साथ में अपना काम कर पा रहा है जब उसकी ऑटोक्रॉस फॉस्फोराइलेशन हो रही है तो। और नॉन कैटालिटिक डोमेन के फॉस्फोराइलेशन से क्या हेल्प हो रही है कि नॉन कैटालिटिक फॉस्फोराइलेशन करके जो है हो क्या रहा है कि वो जो नॉन कैटालिटिक साइट है अब वो एक्ट कर रही है एज अ डॉकिंग साइट। नाउ द फॉस्फोराइलेशन ऑफ नॉन कैटालिटिक डोमेन्स हेल्पिंग द नॉन कैटालिटिक डोमेन, देखिए यहाँ लिख लीजिए, हेल्पिंग द नॉन कैटालिटिक डोमेन helping the non-catalytic domain to function as docking site, ठीक है। डॉकिंग साइट का मतलब होता है अटैचमेंट साइट, ठीक है। डॉकिंग साइट का क्या मतलब होता है? अटैचमेंट साइट। इसका मतलब क्या है कि जब, देखिए अभी समझाती हूँ आप लोगों को, मतलब इसका मीनिंग ये है कि रिसेप्टर की वो वाली साइड जहाँ पे जो कि एज एन एंजाइम फंक्शन कर रही है, जब उसकी ऑटोक्रॉस फॉस्फोराइलेशन हो रही है तब तो एंजाइम की खुद ही की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और मैंने क्या बोला? रिसेप्टर भी फॉस्फोराइलेट होता है जो कि नॉन कैटालिटिक पार्ट है। तो जब नॉन कैटालिटिक पार्ट की फॉस्फोराइलेशन होती है तो वो एज अ डॉकिंग साइट की तरह काम करता है। डॉकिंग साइट को आप बोल सकते हो कि अटैचमेंट साइट, ठीक है, अटैचमेंट साइट की तरह काम करता है, जिसके साथ साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन्स बाइंड करने की क्षमता रखती हैं, ठीक है। नॉन कैटालिटिक साइट के ऊपर फॉस्फोराइलेशन हुई तो ये क्या मतलब स्टिमुलेट करता है कि बहुत सारी जो प्रोटीन्स साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट हैं वो आए और इस नॉन कैटालिटिक फॉस्फोराइलेटेड नॉन कैटालिटिक साइट के साथ जो है वो बाइंड करें और सिग्नलिंग प्रोसेस को चलाएं।
ये चीज़ है, ये मतलब है इस चीज़ का, ठीक है। तो अब हमें जो प्रोटीन्स चाहिए, जो प्रोटीन्स हमें चाहिए कि वो इस नॉन फॉस्फोराइलेटेड नॉन कैटालिटिक साइट के साथ में बाइंड करें, तो उन प्रोटीन्स के पास भी तो कुछ चीज़ होनी चाहिए ना, है ना। उन प्रोटीन्स के भी तो पास कोई एक ऐसी स्पेसिफिक चीज़ होनी चाहिए कि वो कैसे आकर के, ऐसे तो फिर कोई भी प्रोटीन आएगी और फॉस्फोराइलेटेड नॉन कैटालिटिक साइट के साथ में आकर के जो है वो बाइंड कर जाएगी। बट देखिए ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वही प्रोटीन्स आकर के अटैच कर पाती हैं आपकी नॉन फॉस्फोराइलेटेड नॉन कैटालिटिक साइट के साथ, जिन प्रोटीन्स के साथ में, जिन प्रोटीन्स के अंदर दो टाइप्स के डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप इसी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पे कि हेल्पिंग द नॉन कैटालिटिक फंक्शन एज अ डॉकिंग साइट फॉर द प्रोटीन्स, ठीक है। डॉकिंग साइट किसके लिए एक्ट करती है? फॉर दोज प्रोटीन्स, उन प्रोटीन्स के लिए डॉकिंग साइट का काम करती है, विच हैव, जिनके पास है क्या, ईदर ऑफ टू डोमेन्स, ईदर ऑफ टू डोमेन्स, जिनमें से, जिन मतलब ऐसी प्रोटीन्स जिनके पास, अभी जो मैं लिखने वाली हूँ दो डोमेन्स के नाम, उन दोनों डोमेन्स में से कोई एक डोमेन प्रेजेंट होना चाहिए। डोमेन्स के नाम हैं SH2 डोमेन, डोमेन्स के क्या क्या नाम है? SH2 डोमेन एंड PTB डोमेन एंड SH2 डोमेन। इस तरीके से ये दो डोमेन्स अगर किसी भी साइटोसोलिक प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होंगे, तभी वो प्रोटीन एफिनिटी रख पाएगी फॉस्फोराइलेटेड नॉन कैटालिटिक साइट के साथ में बाइंड होने की। तो SH2 डोमेन की आप फुल फॉर्म लिख लीजिए, SRC होमोलॉगी डोमेन 2, इसका फुल फॉर्म है SRC होमोलॉगी, होमोलॉगी डोमेन, डोमेन 2, ठीक है। दिस इज द SRC होमोलॉगी डोमेन 2, ये इसकी है फुल फॉर्म। और उसी तरीके से PTB बाइंडिंग डोमेन की है फॉस्फोटायरोसिन बाइंडिंग डोमेन। क्या है? फॉस्फोटायरोसिन तो ये फुल फॉर्म है इसकी, फॉस्फोटायरोसिन बाइंडिंग डोमेन। ठीक है जी, अब बोलिए क्लियर हो गया आप लोगों को ये चीज? अब मैंने क्या बोला आपको कि जो प्रोटीन इस फॉस्फोराइलेटेड नॉन कैटालिटिक साइट के साथ बाइंड होंगी, उनके पास SH2 डोमेन और PTB बाइंडिंग डोमेन होने चाहिए। बट इसमें भी बट है, जो प्रोटीन है उसमें या तो SH2 डोमेन होना चाहिए या फिर PTB बाइंडिंग डोमेन होना चाहिए। तभी मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि फॉर दोज प्रोटीन्स, डॉकिंग साइट वो फंक्शन करती है नॉन कैटालिटिक साइट अपनी फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में ओनली फॉर दोज प्रोटीन्स विच हैव ईदर ऑफ टू डोमेन, मतलब कि इन दोनों में से कोई भी एक डोमेन होना चाहिए, तभी वो बाइंड करेगी, राइट। तो यहाँ पे आप बना सकते हैं दोबारा से, इस तरीके से यहाँ पे बना लीजिए, इसके आगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा ये, जैसे ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपका वही रिसेप्टर आ गया, देन इसका सिस्टीन रिच डोमेन आ गया, उसके बाद इसका ट्रांस मेम्ब्रेन, ठीक है। इस तरीके से ये और ये इस टाइम पे होमो मतलब कि डाइमराइज हो चुका है, देन अगेन ये और ये। तो यहाँ पे ये जो इसकी फॉस्फोराइलेटेड स्टेट है अभी इस टाइम पे नॉन कैटालिटिक साइट की, वहाँ पर आकर के अगर कोई प्रोटीन बाइंड करना चाहती है तो उसके साथ में क्या प्रेजेंट होना चाहिए? SH2 डोमेन जो है वो
प्रेजेंट होना चाहिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए? SH2 डोमेन, दिस इज SH2 डोमेन, ठीक है जी। इस तरीके से यहाँ पे SH2 डोमेन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो आकर के बाइंड करेगी। या तो प्रेजेंट होना चाहिए SH2 डोमेन, या फिर प्रेजेंट होना चाहिए PTB डोमेन। और एक और चीज है कि जो प्रोटीन इस तरफ बाइंड करेगी ना, तो इस तरफ जो बाइंड होने वाली प्रोटीन है उसके यहाँ पर भी सेम ही ये प्रेजेंट होना चाहिए, SH2 बाइंडिंग डोमेन दोनों तरफ। SH2 बाइंडिंग डोमेन इस तरफ भी और SH2 बाइंडिंग डोमेन इस तरफ भी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक तरफ जो प्रोटीन अटैच करवाएं वहां पर जो है वो SH2 बाइंडिंग डोमेन हो और दूसरी तरफ जो है वो PTB बाइंडिंग डोमेन हो, ऐसा नहीं हो सकता। बोथ साइड्स शुड हैव SH2, दैट इज SRC होमोलॉगी डोमेन 2। जब इस तरीके से पूरी की पूरी चीजें बन जाएंगी, अटैच हो जाएंगी सब चीजें, तो क्या बोला जाएगा कि जो आपका रिसेप्टर है वो क्या हो चुका है? एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। तो ये है आपकी निशानी एक एक्टिवेटेड, दिस इज द एक्टिवेटेड RTK। वैसे एक्टिवेटेड RTK एक्टिवेट तो वैसे यहीं पर हो गया है, जहां पर इसके साथ में ये फॉस्फोराइलेशन हुई है ना, यहीं पर ही एक्टिवेट हो गया है। बट फिर आगे का जो प्रोसेस है उसमें आपको क्या बताया जा रहा है कि किस तरीके से फिर एक्टिवेटेड RTK के साथ में साइटोसोल से आकर के प्रोटीन्स बाइंड करेंगी, और जो प्रोटीन्स बाइंड कर रही हैं उनके ऊपर कौन कौन से डोमेन्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कैटालिटिक साइट और नॉन कैटालिटिक साइट में फॉस्फोराइलेशन का क्या बेनिफिट है, वो सब चीज़ें फिर हमने इसके अंदर डिस्कस करी हैं, ठीक है जी। तो इसी के साथ में आपका जो है वो रिसेप्टर RTK जो रिसेप्टर है उसका वो कैसा होता है, ठीक है, वो उसके सिग्नल्स क्या होते हैं, वो स्ट्रक्चर वाइज कैसा हमें दिखाई देता है, और वो किस तरीके से जो है एक्टिवेट होता है, वो सारी की सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर के अंदर कवर कर ली हैं। नाउ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम RTK से रिलेटेड जो इसके डिफरेंट डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवेज हैं उन्हें जो है वो कवर करेंगे, राइट। टिल देन आप इस लेक्चर को रिवाइज करिए एंड थैंक यू सो मच।